Hello, Jai Hind to all the learners. Today we are going to cover the human eye and the colorful world. First of all, we will go through all the question, which type of question comes from this chapter. हम पहले चैप्टर से इसके क्वेश्चन देखेंगे, इसका वेटेज कितना है एग्ज़ाम में वो पहले एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर को कवर करेंगे. अगर हम इस अप्रोच के साथ बढ़ेंगे तो इससे हमारा क्या हेल्प होगा, इससे अगर हम इस अप्रोच के साथ बढ़ेंगे तो इससे हमारा हेल्प एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं विद मिनिमम इनपुट. बिकॉज PYQ एनालाइज करने से भी हमें यही हेल्प मिलती है कि किस चैप्टर से फिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में, और वही हम अब इस चैप्टर से देखेंगे, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. और मैं आपको एग्ज़ाम के डायरेक्टली क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो कि NDA में और कितने एग्ज़ाम NDA में और CDS में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं. फिर आपको रियली एक्सपीरियंस्ड और आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपको कितना वैल्यूएशन देना चाहिए, कितना टाइम इस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर मेक श्योर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो पैटर्न बना हुआ है UPSC का. तो चलो मैं आपको रियली एग्जांपल दिखाता हूँ. ये NDA का एग्ज़ाम है. देखो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये NDA का एग्ज़ाम है. NDA का एग्ज़ाम का डायरेक्ट पेपर है. तो ये जो हमारा चैप्टर, इसे लाइट एंटर्स आई थ्रू ए थिन मेंबर्स कॉल्ड. तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस. तो ये सारे पॉइंट्स इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे 1 बाय 1, और आफ्टर दिस आप ही सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को, जब मैं आपके लिए इन क्वेश्चनों को कराऊंगा एज ए PYQ. तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. फिर हमें वी विल मोर एम्फसाइज ऑन दैट पार्टिकुलर टॉपिक. उस पर हम ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और डीपली भी अंडरस्टूड करेंगे कि इससे किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा रहे हैं. ये हमारा क्वेश्चन इसी चैप्टर से, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड एज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. डायरेक्ट NCERT से छपे छपाए क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो 2 क्वेश्चन अभी आ गए, और अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो देखते हैं कितने क्वेश्चन और आएंगे. अभी वो सेम पेपर मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो जस्ट वेट. ये देखिएगा, हमारे पास वही सेम पेपर है. वो द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड. इसमें भी वही 4 ऑप्शन है. तो यानी कि हम ह्यूमन आई के बारे में सब कुछ जानेंगे 1 बाय 1. और हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए इसी से. और लास्ट क्वेश्चन ये हमारे पास ये रहा, उसी से है. द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. द फिनोमेना इन ऑप्टिक्स which is responsible for the appearance of the sun is reflection, TIR, scattering, interference. ये ऑप्शन आपको विजिबल होंगे. ये देखो सेट वो ये BKGUFGT. यानी कि एक पेपर में अगर हम बात करें एग्जाम्पल आपके साथ, अब मैंने आपको पूरा कंप्लीट पेपर दिखा दिया, और भी पेपर्स हमारे पास वो करेंगे 1 बाय 1 डिस्कशन. तो यानी कि ऑन एन एवरेज इसके हमारे पास 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं. तो हमें ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहिए, और एक ही शॉर्ट में मैं आपको इस चैप्टर को कवर करा दूंगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर को, द ह्यूमन आई. द ह्यूमन आई, अगर हम बात करते हैं द ह्यूमन आई की, द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन. इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलरफुल अराउंड अस. On closing the eyes, we can identify object to some extent by their small taste sound. तो ये रीडिंग है. अब यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट होता है एक्चुअल कंटेंट, जिससे डायरेक्टली एग्ज़ाम 1 बाय 1 लाइन से भी आपका एग्ज़ाम डायरेक्ट क्वेश्चन में उठेगा. तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और डायरेक्ट कंटेंट पे फोकस करना है. द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा. द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा. ह्यूमन आई जो हमारी वो कैमरे की तरह काम करती है. इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. ये हमारा डायरेक्ट अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था एग्जाम में. तो अगर आप NCERT गो थ्रू करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंस्टेड ऑफ सारा पढ़ने लग जाएं, उससे
क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आपको ये नहीं पता क्या पढ़ना है। तो द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा और इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। यानी कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनती है हमारी, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, इमेज बनेगी हमारी रेटिना पर, उसको ही हम लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कहते हैं। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन भी आ सकता है ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज, अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे ही, रेटिना दे देगा, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, तो आपको वो ऑप्ट करना है। तो रेटिना पे ही हमारी इमेज बनेगी। लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। जब हमारी आंख में जो लाइट एंटर करती है वो फर्स्ट पार्ट और आउटर सरफेस कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आईबॉल एज शोन इन द फिगर 11.1। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, ये हमारा कॉर्निया, यानी कि ये कॉर्निया फर्स्ट बात की गई है, जो हमारी आंख में लाइट एंटर करती है वो इसी पार्ट से करती है, कॉर्निया। द आईबॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। शेप, अगर शेप की बात करते हैं हम पार्टिकुलरली, तो इसकी शेप होती है स्पेरिकल। और डायमीटर कितना होता है इसका, 2.3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर तो ये दे रखा है, बट उसमें रेडियस की भी बात कर सकता है। तो रेडियस आपको यहाँ पे विजिबल दिखाई दे रही होगी, ये रेडियस इसकी 2.3/2 सेंटीमीटर है ये। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। आउटर सरफेस भी पूछ सकता है, तो आउटर सरफेस भी हमारा कॉर्निया है। हम 1 बाय 1 इसकी सारे जो ये क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वियस ह्यूमर, ये सारे डिस्कस करेंगे। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina. We find a structure called iris. कॉर्निया के पीछे क्या होता है, वो आइरिस, तो ये भी पूछ सकता है। और आइरिस इज ए डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम। डायफ्राम, आइरिस को ही हम डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम कहते हैं। दैट कंट्रोल्स द प्यूपिल, साइज ऑफ प्यूपिल, और द प्यूपिल रेगुलेट्स द कंट्रोल ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट। देखो ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे हमने बिहाइंड बात की थी, तो वो आइरिस आ गया। और आइरिस के बिहाइंड ही, आइरिस किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल को। और प्यूपिल किसको कंट्रोल करती है, प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट ये एंटरिंग द आई। द आई लेंस फॉर्म्ड एन इन्वर्टेड रियल इमेज एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जो हमारे पास इमेज बनती है आई लेंस की, वो किस पे बनती है, वो रेटिना पर बनती है। द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन भी हम इसी को कहते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू बी ब्रेन वाई ऑप्टिक नर्व्स। और ये हमारे पास क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं सिग्नल्स को, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन परसीव एज ए ऑब्जेक्ट दे आर। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया। और मैं अब आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आईपीएल। आईपीएल का मतलब क्या होता है, और जो कि आपके लिए काफ़ी, तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, आईपीएल की एक फुल फॉर्म है। आईपीएल का मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आईपीएल, आई का मतलब आइरिस, आइरिस किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल को, और प्यूपिल किसको कंट्रोल करता है, लाइट को। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन किसको कंट्रोल करता है। ये लर्न करने के लिए आपको इजीली है, आइरिस प्यूपिल को, और प्यूपिल किसको करता है, लाइट को। और इसके बाद अब हम करेंगे डायग्राम, और जिससे कि आपको बहुत न्यू टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास डायग्राम में दे रखा है, देखो जैसे कि हमने बात की थी अपना कॉर्निया, कॉर्निया आउटर सरफेस है आइरिस की। आइरिस क्या करता है, आईपीएल प्यूपिल को कंट्रोल करता है, प्यूपिल लाइट को करता है, और लाइट हमारे पास ये है, हमारे पास एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो यहाँ पे होता है, और क्रिस्टलाइन लेंस है ये। लेंस को हमारे पास कौन मतलब कि स्टैंड करता है, यानी कि कौन कवर करता है, तो हमारे पास सिलेरी मसल्स होती हैं। देखो ये आपको सिलेरी मसल्स, जिसकी वजह से ये यहाँ पे फिक्स्ड रहता है।
ये हमारे पास रेटिना है जिस पे इमेज बनती है। ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, नर्व्स ब्रेन सेंसेशन का काम करती हैं। और ये हमारे पास दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक विट्रस ह्यूमर होता है जो कि यहाँ पे होता है बियॉन्ड क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस के बिहाइंड पीछे होता है, इसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने कवर कर लिया। अब इससे आगे आने वाले हम जो इससे किस तरह के डिफेक्ट होते हैं आँख में, आपने देखा होगा चश्मे लगते हैं आँख में, तो वो हम जानेंगे कि उनका क्योर क्या है और वो किस वजह से हो जाते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है वो हम वन बाय वन जानेंगे। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन की जब हम बात करते हैं, हमारे पास द आई लेंस इज composed of fibrous jelly like material. It is curvature can be modified to some extent by ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus be changed its focal length when muscle। तो इसकी जो मैंने बताया था आपको, लेंस को कौन यानी कि फिक्स्ड करता है, किसकी वजह से सपोर्ट हमारा लेंस रहता है, तो वो रहता है हमारे पास सिलेरी मसल्स की वजह से। और इसकी फोकल लेंथ हमारे पास चेंज होती रहती है। जब मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होती हैं तो लेंस बिकम्स थिन। जब मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती हैं तो लेंस हमारे पास पतला हो जाता है और इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि मसल जब रिलैक्स हो जाएंगी तो लेंस कैसा हो जाएगा, एक तो थिन हो जाएगा, तो उसमें थिक भी दे सकता है। और फोकल लेंथ के बारे में पूछ सकता है, इसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर फोकल लेंथ के बारे में बात नहीं करेगा तो वो करेगा पावर के बारे में। अगर आपने हमारा लास्ट सेशन नहीं देखा जिसमें मैंने सारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कवर किया है साइंस एनसीईआरटी से ही, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसका फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू 1/f। यानी कि आपको यहाँ से डायरेक्ट टर्मोलॉजी पता पड़ रही है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ। यानी कि अगर फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी तो पावर क्या होगी, इसकी डिक्रीज करेगी। जैसे कि हमारी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, लेंस पतला हो जाएगा, इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, पावर डिक्रीज हो जाएगी। दिस इनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली देखने के लिए हमें ये हेल्पफुल करेगा। When you are looking at the object closer to the eye, the ciliary muscles contract। ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। जब हम पास देखते हैं तो हमारी क्या होती है, सिलेरी मसल्स की हमें आंखों को सिकोड़ना पड़ता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये बात कर रहा है। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, द आई लेंस बिकम्स थिकर, मोटा हो जाता है। कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज, फोकल लेंथ अब इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो पावर हो जाएगी इंक्रीज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारा सिलेरी मसल्स क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट और जब हमारी सिलेरी मसल्स क्या होती है रिलैक्स्ड। तो ये हमारे पास कंसेप्ट यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। जो हमारा एडजस्टमेंट होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, या तो आई का जो लेंस है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करे या फिर रिलैक्स्ड करे, इसी को हम एबिलिटी को क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। तो ये भी आ सकता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करेंगे। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit। तो इसकी एक लिमिट होती है जिससे नीचे नहीं जा सकता। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपल तो ये यू मस्ट होल्ड इट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज। यानी कि हमारे पास जो एबिलिटी होती है आँख की मिनिमम वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये बस इसमें ये बात की गई है, कम से कम दूरी हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अगर हम इससे पास से बात करेंगे तो हमें आँख से दिखाई नहीं देगा, वो हमें थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, आपने देखा होगा। तो 25 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, द नियर पॉइंट क्या है, अबाउट 25 सेंटीमीटर। अगर हम फारदेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारे पास है इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पे दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं हम। ये आँख की हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। समटाइम्स द क्रिस्टल लेंस ऑफ पीपल एट द ओल्ड एज मिल्की, यानी कि सफ़ेद हो जाता है हमारे आँख का जो लेंस है ओल्ड एज में। द कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, आपने सुना होगा मोतियाबिंद हो जाता है आँख में। तो वो किसके कारण होता है, जब हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है आँख का वो हो जाता है ओल्ड एज में, यानी कि सफ़ेद हो जाता है, दूधिया जैसे क्या देखते हैं, क्लाउडी। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसकी वजह से हमें या तो
कम दिखाई देगा या फिर कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन यानी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और ये कैसे सही होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसका क्योर क्या है? इसका क्योर है डायरेक्टली कैटरेक्ट सर्जरी, यानी कि सर्जरी होती है इसकी डायरेक्ट, तो इसका पॉसिबिलिटी है रिस्टोर करने की विजन की। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनता है ऐसे। तो अभी आपको डू यू नो, आपको ये भी जानना चाहिए कि हम एक आंख से कितना देख सकते हैं। एक आंख से हमारे पास जो देखने की जो कैपेबिलिटी होती है, हमारे पास क्षमता होती है, वो एक आंख से हम 150 डिग्री एंगल देख सकते हैं। अगर हम दोनों आंख की बात करें तब हमारे पास 180 बनता है। तो यानी कि अगर हम दोनों आंख की बात करते हैं तो 180 डिग्री। बट ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, क्योंकि एक आंख से कितना एंगल बनता है। तो ये आप नहीं वहाँ पे ऑप्ट कर पाओगे। दो आंख से तो हमारे पास 180 बनेगा, बट एक आंख से हमारे पास बनता है 150। तो अब यहाँ पे हम पार्टिकुलरली डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, हम उसकी डिफेक्ट की बात करेंगे आंखों की, और बात करेंगे उनका क्योर क्या है और क्या रीज़न होते हैं उसके पीछे, क्या कॉज होते हैं, किसकी वजह से ये होता है। और इससे एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो वो आप बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। तो हमारे पास मेनली थ्री डिफेक्ट्स होते हैं विज़न के। एक तो होता है मायोपिया, और इसी को नियर साइटेडनेस कहते हैं। हिंदी में बात करें हमें तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, इसको कहते हैं हम दूर दृष्टि दोष, और ये प्रेसबायोपिया। These defects can be corrected in use of suitable spherical lenses, we will discuss। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। हमने मायोपिया देखा। मायोपिया को अगर हम निकट दृष्टि दोष बात करें तो मैं आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। इसमें जो लिख रहा है मैं वो आपको हिंदी में अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मायोपिया हम कहते हैं कि मायो निकट दृष्टि दोष, इसमें अपोजिट होता है। इसमें ए पर्सन कैन सी नियरेस्ट, इसमें व्यक्ति पास की वस्तु तो देख सकता है बट दूर की वस्तु उसे विजिबल नहीं होती निकट दृष्टि दोष में। तो ये हमारे पास डिफेक्ट होता है। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। Such a person may see clearly up to a distance of few meters. In a myopic hidden, the image of distant object is formed in the form of retina, not at the retina itself। तो ये भी हम बात करेंगे कि इमेज कहाँ पे बनती है। तो ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि पास की वस्तुएं देख सकता है बट क्लियरली नॉट सीन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता। तो ये हमें पता पड़ गया कि मायोपिया में होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके कॉज की बात करेंगे। तो इसके कॉज क्या होते हैं? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कि ये जो कर्वेचर होता है इसका ये बढ़ जाता है। और इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल जो होती है आँख की, वो इलोंगेशन लंबाई बढ़ जाती है। इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए। तो हम इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो हम मायोपिया के लिए करेंगे कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। मायोपिया के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं करेक्शन। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया क्या इसके रीज़न होते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स होती हैं। और हमारे पास इमेज कहाँ पे बनती है? बिफोर रेटिना बनती है, यानी कि रेटिना ये यहाँ पे ये रेटिना है और इससे रेटिना से पहले इमेज बनती है हमारे पास। देखो, फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, ये अब आपको विजिबल होगा। फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पहले बनता है, तो इसी को हम कहते हैं मायोपिया। रेटिना से पहले जो इमेज बनती है इसको मायोपिया कहते हैं। और ये हमारे पास आप देख भी सकते हो, ये यहाँ पे इसकी वजह से हमारे पास ये यहाँ पे इमेज बन गई। ये जो मायोपिया जिसको डिफेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे बन गई, और बननी चाहिए थी यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ करेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉनकेव लेंस, इमेज यहाँ पे अगेन बन गई। तो ये हमारे पास इन ए मायोपिक आई द इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। मायोपिया अब हमारा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। अब हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं अपना हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे ही हमारा हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसमें हम दूर की वस्तुएं तो देख सकते हैं बट पास की वस्तुएं नहीं देख सकते।
तो ये भी ऐसा ही है। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज द फार साइटेडनेस। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। पास की वस्तु नहीं देख सकता। सच पर्सन हैज़ टू बी कीप रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर ऑफ द आई कंफर्टेबल रीडिंग। यानी कि अब हम इसके कॉज की बात करेंगे, ये किस वजह से अराइज होता है। तो हमारे पास रीज़न ये है, तो रीज़न इसके हमारे पास ये है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। ये देखो, फोकल लेंथ आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। इसके अपोजिट अगर हम मायोपिया की बात करें तो उसमें फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। और आई लेंस, उसमें आई बॉल हमारे पास इंक्रीज हो गई थी, तो इसमें टू स्मॉल हो जाएगी। तो उसकी वजह से ये हमारे पास इलोंगेशन ऑफ आई बॉल उसमें हुआ था मायोपिया में, तो इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्मॉल। और इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो यही आपको याद रखना है। और इसमें इमेज कहाँ पे बनती है, तो इमेज कहाँ पे बनती है, देखो ये हाइपरमेट्रोपिया आई है, तो ये रेटिना से बियॉन्ड बनती है। और इसी को हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स हमें ये करेक्शन किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। और इसी को हम कौन सा लेंस आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव की जगह वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी दे देगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रेसबायोपिया द पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर जो एकोमोडेशन की होती है, आई यूजुअली डिक्रीज विद द एजिंग। फॉर मोस्ट पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे द फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई लेंस। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। जो पावर का एकोमोडेशन, यानी कि हमारी जो आँख की क्षमता है वो कम हो जाती है एज के साथ, तो इसी डिफेक्ट को कहते हैं प्रेसबायोपिया। ये किसके कारण होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, तो ये हो जाता है। और समटाइम्स आपने देखा होगा, कभी कभी देखा होगा कि एक ही चश्मे में हमें समटाइम्स ए पर्सन में सफ़र बोथ द मायोपिया, उसको दोनों ही ये इफ़ेक्ट हो जाते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो ये कौन सा यूज़ करते हैं इसको, सच पीपल कौन सा सनग्लासेस यानी कि कौन सा चश्मा यूज़ करते हैं, वो ऑप्टिक, तो वो यूज़ करते हैं बायफोकल लेंस, जिसमें बायफोकल लेंस हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरह का लेंस कंसिस्ट होता है। तो आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि अपर पार्ट जो होगा उसका वो कॉनकेव लेंस का होगा, और जो लोअर पार्ट होगा वो कॉन्वेक्स का होगा। ये आपसे पूछ सकता है कि अपर पार्ट कौन सा होता है, यानी अगर हम लोअर पार्ट की बात करें तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसकी वजह से हमारे पास सही हो जाता है बायफोकल। अब इसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म की बात करेंगे। आपने देखा होगा इन ए ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये कंसेप्ट इसका हमारा कि कहाँ से कंसेप्ट लगा है, ये लास्ट चैप्टर जो हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन से कवर किया था, ये वो कंसेप्ट है। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू, जस्ट वॉच। लिंक इज़ गिवन इन द कमेंट सेक्शन, सॉरी नॉट कमेंट सेक्शन, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रिज्म की, जैसा कि प्रिज्म लिखा है, प्रिज्म तो होता है हमारे पास कांच का बना हुआ, आपने देखा भी होगा। तो इट हैज़, आपको ये पूछ सकता है कि प्रिज्म में कितने ट्रायंगुलर बेस होते हैं और कितने रेक्टेंगुलर होते हैं। तो प्रिज्म में हमारे पास 2 ट्रायंगुलर बेस और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। दीज सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर और द एंगल बिटवीन इज लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अभी हम देखेंगे पीछे हमारे पास इसमें फिगर दे रखा है, जिसकी वजह से हमें पता पड़ जाएगा कि कितने लेटरल सरफेस, तो मैंने आपको बता ही दिए। रेक्टेंगल हमारे पास 3 होते हैं, ये देखो। प्रिज्म कुछ हमारे पास इस प्रकार होता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ये देखो, ये दोनों सरफेस के बीच में जो बन रहा है इसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो ये प्रिज्म से हमारा कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं।
अभी मैंने आपको क्वेश्चन जो दिखाया था, ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया था वो डायरेक्ट इसी से था, तो आपको इस वजह से मैं कवर करा रहा हूँ वन बाय वन। तो ये हमारे पास प्रिज्म में ये पूछ सकता है कि कितने सरफेस होते हैं, और लाइट जैसे कि ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल होगा, और ये रेयर से डेंसर जब जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसी जब ये हमारे पास फिर इस पर इंटरफेस करेगी तो ये हमारे पास नॉर्मल होगा, और ये फिर अगेन ये डेंसर टू रेयर जाएगी, ये रेयर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमारे पास पिछले चैप्टर में जो हमने कवर किया था। अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो भी हम कवर करेंगे। डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है, पहले तो डिस्पर्जन हम समझेंगे। डिस्पर्जन का मतलब होता है, देखो, ये द प्रिज्म हैज स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, यानी कि 7 कलर में जो हम वाइट लाइट का टूटना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग, यानी कि उसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। काफ़ी टाइम्स हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है डिस्पर्जन और स्कैटरिंग के बीच में, तो वो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि डिस्पर्जन का मतलब होता है वाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो ये हमारे पास दे रखा है, इसमें इसकी जो लर्न करने के लिए हमारे पास ट्रिक दे रखी है इसमें कुछ, द विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है कलर का लर्न करने के लिए, इसी को हम विबग्योर कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो ये आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये नहीं कि सारा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना है, और ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम 2 प्रिज्म का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर ये वायलेट कर दी, ये हमारे पास सीधा प्रिज्म है, और इसके सामने अगर हमने इसकी चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो फिर हमारे पास वाइट लाइट हो जाएगी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की भी बात करेंगे हमारे पास। Allowed all the colors of the spectrum passes through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of second prism. ये उसी की बात की गई है हमारे पास। अब हम बात करेंगे रेनबो। रेनबो से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रेनबो, ये आपको दिख रहा होगा, रेनबो फॉर्मेशन, ये रेनबो फॉर्मेशन दिख रहा होगा, फिगर 11.8 ये रहा। तो रेनबो में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, वो हम बात करने वाले हैं अभी इसमें। ए रेनबो इज ए नेचुरल spectrum appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of the sunlight by tiny water droplet. तो आपको पूछ सकता है कि रेनबो का कॉज क्या होता है, तो मेन कॉज की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास होगा डिस्पर्जन। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है डायरेक्टली। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन, यानी कि सन की हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रेनबो बनता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट्स, जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास कब बनता है रेनबो। रेनबो हमारे पास जब ही बनता है जब हमारे पास बारिश होती है, फिर अगेन उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास धूप निकल आती है तो हमारे पास रेनबो बनता है। तो उसमें हमारे पास स्मॉल प्रिज्म का काम कौन करता है, वाटर के ड्रॉपलेट। तो ये इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। द रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, then refract it internally, finally refract it again, comes out of raindrop. Due to dispersion of light, internal refraction, different colors reach the observer's eyes. तो ये बात कर रहा है हमारे पास, जैसे कि सनलाइट यहाँ से देखो, ये इसमें सनलाइट एंटर की, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, पहले तो होगा हमारे पास रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पे ये इसको TIR कहते हैं, तो TIR भी हम कवर करेंगे, और ये हमारे यहाँ से हमारे पास अगेन रिफ्रैक्शन होगा। TIR इसमें गिवन नहीं है, तो TIR भी हम कवर करेंगे, तो उससे भी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। TIR डायरेक्टली मिराज,
आपने देखा होगा मेरा आज की जो हमारे पास फाइबर कनेक्शन होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी हम बात करेंगे। अब हमारे पास जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, डायरेक्टली क्वेश्चन 2 या 3 तो इसी पोर्शन से आते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये फिनोमेना याद रखना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और क्या याद रखना है आपको इसमें, जैसे हमारे पास जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा। और नीचे की तरफ आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नीचे की तरफ आने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, ऊपर तरफ जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये देखो एडवांस सनराइज, ये डायरेक्ट फिनोमेना क्वेश्चन में पूछेगा आपको, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट किसकी वजह से होता है, द सन इज विजिबल अप टू 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जो हमारे पास एक्चुअल सनराइज होता है, एक्चुअल सनराइज जो होता है उससे हमारे पास 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हमारे पास क्या होता है, सनसेट के बाद में हमें एडवांस सनराइज और सनसेट दिखाई देता है। और बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन। तो यानी कि इसमें बात की हुई है कि वो किसकी वजह से होता है, वो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और वो इसमें ओवरऑल टाइम ही पूछ सकता है, तो 2 और 2 यानी कि 4 मिनट। और द एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो द सेम फिनोमेना। जो हमारे पास डिस्क होती है इसकी, ये होता है हमारे पास एपरेंट फ्लैट दिखाई देना, वो भी हमारे पास इसकी वजह से ही होता है, दिस फिनोमेना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये अलग फिनोमेना है। और स्कैटरिंग मैंने आपको बताया था, डिस्पर्सन। स्कैटरिंग का मतलब होता है हमारे पास कि रे का बिखर जाना, इसको हम कहते हैं सिंपल टर्मिनोलॉजी, सिंपल शब्दों में रे का बिखर जाना, उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। डिस्पर्सन का टूट जाना। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, color of the water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and sunset। तो ये किसकी वजह से होते हैं, ये हमारे फिनोमेना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये द ब्लू कलर स्काई में किसकी वजह से होता है, कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी। और ये आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये रेडनिंग ऑफ द सन और सनराइज जो हमें पहला पहला लाल लाल सा दिखाई देता है, सनराइज एक्चुअली सनराइज नहीं होता, वो किसकी वजह से होता है, सनसेट, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। बट एडवांस सनराइज, एडवांस दिखाई देना 2 मिनट तक, 2 मिनट तक डिले में, वो होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास स्कैटरिंग के कुछ फिनोमेना थे। अब हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, द अर्थ एटमोसफियर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द माइन्यूट पार्टिकल्स। तो टिंडल इफेक्ट, ये देखो आपने देखा होगा, ये द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उससे जो हमारे पास पाथ होता है लाइट का, वो विजिबल नहीं होता। हाउएवर इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्जर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है, वो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास इस चैप्टर से जितने भी फिनोमेना बनते थे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वो सारे हमने कवर कर लिए। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, वो होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्काई ब्लू हमारे पास, ये देखो, वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। और एक बात और, हमारे ऊपर से जो हमें कलर दिखाई देता है इसका, वो बिकॉज ऑफ, वो हमें ब्लैक दिखाई देता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग होता है।
तो ये हमारा सारा चैप्टर अब यहाँ पे वाइंड अप हो गया है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे वो अभी आपको मैं PYQ करा दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन अभी आने वाले हैं। वन शॉट में मैंने आपका चैप्टर कवर करा दिया है। और इसके अलावा जो इससे भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जैसे कि TIR है, तो वो आपको मैं एक वीडियो में कवर करा दूंगा जिसमें मैं आपको PYQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद टू ऑल। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी ऑल्सो। थैंक यू।